औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात पंजम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को उर्दू की पढ़ाई करवा रही हूँ। चलिए आप उर्दू की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के जो सेकंड टर्म का पार्ट है उसमें आपने 12, 13 और 14 सबक रीडिंग के लिए कर चुके हैं। अब आपके सबक की बारी है, सबक नंबर 15 आए मदद करें। ठीक है, चलें अब ये स्टार्ट करते हैं। इसकी रीडिंग है 102 पे, सफ़ा नंबर 102, वो ओपन करें जी। ये है सबक नंबर 15 आए मदद करें। चलिए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप तलफ़्फ़ुज़ सीखें। सबसे पहले तलफ़्फ़ुज़ में है हजूम, तरबियत, एम्बुलेंस, नागहानी, कैंप, खुद एतमाद। अली और शाजिया स्कूल से वापस आ रहे थे। चौक में पहुंचे तो ट्रैफिक की सुर्ख बत्ती जल उठी। सारी ट्रैफिक रुक गई, अब्बा जान भी रुक गए, लेकिन एक मोटरसाइकिल सवार सुर्ख बत्ती की परवाह किए बगैर आगे बढ़ा। दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ी से टकराकर दूर जा गिरा। इसके इर्द गिर्द लोग जमा हो गए। अली और अब्बा जान भी गाड़ी से निकले ताकि इस लड़के की मदद की जाए। उन्होंने देखा कि लड़के के सर पर खून बह रहा था और बाजू की हड्डी भी टूट गई थी। इतने में हजूम में से दो नौजवान आगे बढ़े। उन्होंने ज़ख्मी के सर पर पट्टी की और उसके बाजू को सीधा करके दो पतली लकड़ियों से बांध दिया। अली ने उनसे पूछा, भाईजान क्या आप डॉक्टर हैं? इनमें से एक जवान ने जवाब दिया, नहीं हम स्काउट हैं और हमने इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत हासिल की हुई है। थोड़ी देर में एम्बुलेंस भी आ गई। ज़ख्मी को एम्बुलेंस के ज़रिए अस्पताल पहुंचा दिया गया। अली और अब्बा जान गाड़ी में वापस आ बैठे। अली ने अब्बा जान से पूछा, अब्बा जान ये स्काउट क्या होते हैं? अब्बा जान बोले, बेटा स्काउट स्कूलों और कॉलेजों में कायम स्काउट तंजीम का रुकन होते हैं। इसमें तलबा को अपने काम खुद करने की तरबियत दी जाती है। जहाँ कहीं भी कोई मुश्किल आए, कोई आफत आ जाए या कोई हादसा हो, स्काउट वहाँ लोगों के काम आते हैं। अली अब्बा जान इस तंजीम के बारे में कुछ और बातें भी बताएं, ये तो बड़ी अच्छी तंजीम है। अब्बा जान, बेटा स्काउट तंजीम की बुनियाद 1907 में बरतानवी फ़ौज के एक अफसर रॉबर्ट बेडन पॉल ने रखी थी। इसके क़याम का मकसद नौजवान को जिस्मानी और दिमागी तौर पर मजबूत बनाना था ताकि नौजवान माशरे में अपना तामीरी किरदार अदा कर सकें। अली, अब्बा जान क्या मैं स्काउट बन सकता हूँ? अब्बा जान मुस्कुराते हुए, क्यों नहीं बेटा, इस तंजीम में उम्र के लिहाज से स्काउट्स के 3 दर्जे हैं। 7 से 11 साल तक के स्काउट शाहीन स्काउट्स कहलाते हैं। 11 से 17 साल के स्काउट्स बॉय स्काउट्स कहलाते हैं। 17 से 25 साल के स्काउट्स रोवर स्काउट्स कहलाते हैं। शाजिया जो काफ़ी देर से चुप थी बोली, अब्बा जान क्या ये तंजीम सिर्फ लड़कों के लिए है? अब्बा जान, नहीं बेटी, इसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। तलबा की तंजीम स्काउटिंग कहलाती है, जबकि तलबात की तंजीम को गर्ल्स गाइड कहा जाता है। पाकिस्तान में तलबात की ये तंजीम 1947 में कायम की गई थी। इसमें 3 दर्जे होते हैं। जूनियर गाइड ये 11 साल की उम्र तक की तालिबात के लिए होती है। गर्ल गाइड इसमें 16 साल की उम्र तक की तालिबात शामिल होती हैं। सीनियर गाइड इसमें 17 तक की साल की उम्र तक की तालिबात शामिल हो सकती हैं। स्काउटिंग और गर्ल गाइड की तंजीमों के रुकन बच्चे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ये मददगार और खुश इखलाक होते हैं। इसके अलावा स्काउटिंग और गर्ल गाइड से अहद भी लिया जाता है कि वो अपने मुल्क, तंजीम और वालिदैन के वफादार रहेंगे। वो जानवरों पर रहम करेंगे, अपने कौलो फेल और ख़यालात को हमेशा पाक रखेंगे, कफ़ाइल शहारी इख्तियार करेंगे, हमेशा खिदमत खल्क़ के काम करेंगे, हर एक से खुश इखलाक़ी से पेश आएंगे और बाकी स्काउट्स को अपना दोस्त समझेंगे। अली, ये तो बड़े अच्छे और मुफीद असूल हैं। अब्बा जान, स्काउट और गर्ल्स गाइड इतने खुद एतमाद हो जाते हैं कि वो ज़िंदगी के किसी भी मैदान में हिम्मत नहीं हारते, हर किस्म के हंगामी हालात के लिए तैयार रहते हैं। शाजिया, अब्बा जान ये कौन कौन से काम कर लेते हैं? अब्बा जान, इनको मुख्तलिफ़ किस्म के कामों की तरबियत दी जाती है। इन्हें खैमे लगाना, मुख्तलिफ़ घेरें लगाना, तैराकी करना सिखाया जाता है। इसके अलावा इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत दी जाती है। इन्हें हर किस्म की मुश्किलात से लड़ना सिखाया जाता है। ये लोग किसी भी नागहानी आफत की सूरत में लोगों की जानें बचाते हैं। 2005 के ज़लज़ले में उन्होंने बहुत से लोगों को मलबे से निकाला, इनकी मरहम पट्टी की, ख़ास तौर पर औरतों और बच्चों की मदद की और इन्हें खुराक और अद्वियात भी मुहैया की। शाजिया, अब्बा जान मैं भी गर्ल गाइड की तरबियत हासिल करूंगी और अपने मुल्क और कौम की खिदमत करूंगी। अली भी जल्दी से बोला, मैं भी। अब्बा जान मुस्कुरा दी है। जी, यहाँ पे आप लोगों का सबक नंबर 15 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। जी, अब हम करेंगे सबक नंबर 16, रखें मेरा ख्याल। चलिए अब इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले तलफ़्फ़ुज़ सीखेंगे। बेहंगम, दोबर, अनमोल, आलूदगी, परवरिश, लबरेज। सुबह से शाम हो गई, अब तो रात भी ढल चुकी थी। मनचलों की टोलियां सड़कों पर बाजों का शोर मचाती जा रही थी। पी पी पा पा ये कैसा जश्न था जो एक बेहंगम शोर की सूरत में मनाया जा रहा था। मैं तो थक चुकी थी, मेरा सर भी दर्द से फटा जा रहा था, मगर यहाँ किसी को मेरा ख्याल ही नहीं था। अब आहिस्ता आहिस्ता सड़कों से भीड़ कम होना शुरू हो गई। इधर देखिए, इतना कचरा, उफ खुदाया, लोगों ने मेरा क्या हाल कर दिया।
कभी मैं कितनी खूबसूरत और हरी भरी थी, मेरी फ़िज़ाएँ तरोताज़ा, मेरी नदियाँ ठंडे मीठे पानी से लबरेज थी, मगर अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। मैं ज़मीन हूँ, इस दुनिया में आपका ठिकाना, आपका घर, मैंने आपको रहने की जगह दी। आपने मेरे साथ कैसा सलूक किया, कभी सोचा है आपने? नहीं ना, तो अब सोचें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ज़मीनी, फ़िज़ाई, आबी और सोती आलूदगी मेरा हुस्न मानित कर दे, आपका जीना धोबर कर दे, बीमारियों और जरासीम और वबाएँ फूट पड़ें। मिलकर कोशिश करें, एक बार फिर मुझे मेरा हुस्न लौटा दें। मेरी कुछ साथियों को भी आपसे गिले हैं, आइए ज़रा इनका हाल ज़ात भी मुलाहिज़ा फरमाएं। दोस्तों, मैं दरख्त हूँ, ज़मीन पर सब्ज़े का निशान, शादाबी की अलामत, ज़मीन की मजबूती की ज़मानत हूँ। मेरी लकड़ी से आप फर्नीचर बनाते हैं, मेरी छाल से कागज़ बनाने का काम लिया जाता है। मैं गर्मियों में छाँव देता हूँ, मेरे पत्ते, मेरे फल सब कुछ आपको फ़ायदा पहुँचाते हैं, लेकिन आपने धड़ाधड़ मुझे काटना शुरू कर दिया। जंगलात के जंगलात आपके शौक़ की नज़र होते चले गए। नतीजा क्या निकला? हवा में ताज़गी कम होने लगी, दर्जा हरारत बढ़ गया। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे बिल्कुल ना काटें, अगर ज़रूरत पड़े तो आप बेशक काट लें, मगर मज़ीद दरख्त भी तो लगाएं, अपने लिए, अपने वतन के लिए और इस ज़मीन के लिए। अब ज़रा समंदर की दुख भरी कहानी भी सुन लीजिए। मैं कुदरत का अनमोल तोहफ़ा हूँ। दरिया, झरने, चश्मे, आबशारें मेरी साथी हैं। कभी आप कश्ती रानी से महफूज होते हैं तो कभी मज़ेदार फल से लुत्फ़ उठाते हैं। कभी मेरी लहरों पर तख्ते रानी के ज़रिए से मौज दर मौज आगे बढ़ते चले जाते हैं। आप मुझसे क्या फ़ायदा नहीं उठाते। मेरे सीने पर बड़े बड़े बहरी जहाज़ चलते हैं जो एक मुल्क का सामान दूसरे मुल्क तक पहुंचाते हैं। इस सारे फ़ायदे के बदले आप मुझे क्या देते हैं? कचरा, गंदगी और आलूदगी। रहायशी कॉलोनियों, फैक्ट्रियों और कारखानों का आलूदा पानी मेरे साफ़ पानी में मिला देते हैं। बहुत सी आबी मखलूक प्लास्टिक की थैलियाँ निगलने से जहर आलूद पानी की वजह से मर जाती हैं। कुछ तो ख्याल करें, भला कोई ऐसे भी किसी अपने को नुकसान पहुंचाता है? अब गौर से देखें अपनी फ़िज़ा को। क्या चांद तारे इतनी ही रोशन नज़र आते हैं जितने कुछ साल पहले दिखाई देते थे? पूछिए अपने बुज़ुर्गों से, इनका जवाब यकीनन नफ़ी में होगा। इंसानों की लगाई हुई फैक्ट्रियों के धुएं, कूड़ा करकट जलाने के धुएं, गाड़ियों, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर से निकलने वाले ख़तरनाक मादों ने मेरे हुस्न और मेरी ताज़गी को मानित कर दिया। मैं हरगिज़ ये नहीं कहती कि दौरे जदीद और साइंस की तरक्की से फ़ायदा न उठाएं, बल्कि दरख्वास्त करती हूँ कि इस आलूदगी का कोई हल निकालें। आपकी बस में जो है कम से कम इस पर तो गौर करें। कचरे को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाएं, गलियां नालियां साफ़ रखें ताकि पानी के बहाव में रुकावट ना आए। पानी को बिलावजह खड़ा ना होने दें, इसी खड़े पानी पर मच्छर प्रवेश पाते हैं और डेंगू, मलेरिया या बुखार जैसी बीमारियां फैलती हैं। सोती आलूदगी के बायस मत बने, खुशियाँ मनाएं मगर शोर शराबा करने से गुरेज करें। शोरोगुल ज़हनी सुकून में कमी और चिड़चिड़ेपन में इजाफ़ा करता है। साहिल समंदर, दरियाओं, झीलों, नदियों के किनारे तफरीह की गर्ज से जाएं तो कचरा समेट कर किसी मुनासिब जगह फेंकें। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त और पौधे लगाएं, खुद भी खुश रहें और मुझे भी आबाद रहने दें। मेरी तंदुरुस्ती में ही आपकी तंदुरुस्ती और खुशहाली है। जी, यहाँ पे आप लोगों का सबक नंबर 16 जो कि है रखें मेरा ख्याल, वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम इससे अगला सबक करेंगे जो कि है सबक नंबर 17, नेक बनो नेकी फैलाओ। चलिए अब इसकी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तलफ़्फ़ुज़ सीखेंगे रेस, सुथराई, रग़बत और अपाइज। जी, सच बोलो, सच कहलाओ, सच की सबको रेस दिलाओ, सब औरों को राह बताओ, खुद रास्ते पे तुम आ जाओ, कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो नेकी फैलाओ, होगी तुम में गुर सुथराई, सब सीखेंगे तुमसे सफाई, हमसाए की देख भलाई, छोड़े हमसाए की बुराई, कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो नेक की फैलाओ, जो पढ़ने में करते हैं मेहनत, सीखती है शौक़ इनसे जुमात, होती है जिनको खेल की आदत, देते हैं सबको खेल की रग़बत, कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो नेकी फैलाओ, मेहनत करके जो कमाते हैं सबको मेहनत वो ही सिखाते हैं, जो नहीं हाथ और पाँव हिलाते सबको अपाहिज वो हैं बनाते, कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो नेकी फैलाओ। जी, ये था आप लोगों का सबक नंबर 17। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सबक नंबर 18। जी, अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे सबक नंबर 18, एक कदीम शहर। सबसे पहले इसके तलफ़्फ़ुज़ सीखेंगे। तहज़ीब, मुमासलत, असासा, दरियाफ्त, औज़ार, मुतबर्रिक, परस्तिश, खडियाँ, नकासी आप। अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। वादी सिंध की तहज़ीब दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में से एक है। ये तहज़ीब दरिया सिंध के किनारे परवान चढ़ी। इस तहज़ीब के आसार सिंध में मोहनजोदड़ो और पंजाब में दरियाई रावी के किनारे हड़प्पा ज़िला साहिवाल में पाए गए। यहाँ से मिलने वाले आसार की मदद से वादी सिंध की तहज़ीब के बारे में जानना आसान हो गया। हड़प्पा के मुकाम से मिट्टी के पक्के बर्तन, मोहरें, वज़न करने वाले बाट मिले हैं। मोहरें पक्की मिट्टी, तांबे और चांदी की बनी हुई थी। मोहरों पर हाथी और कोहान वाले बैल की तस्वीरें ज़्यादा
ज़्यादा नुमायाँ हैं। औजार कांसी से तैयार किए जाते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिलने वाली अशिया में मुआसलत पाई जाती है क्योंकि दोनों शहरवादी ये सिंध की तहजीब का हिस्सा थे। हड़प्पा से मिलने वाली मोहरों पर देवी देवताओं की तस्वीरें मिली हैं जिनसे साबित होता है कि वो मूर्तियों और देवताओं की पूजा करते थे। मिट्टी के बुत भी पूजने के लिए बनाए जाते थे। वहाँ के बासी दरख्तों को मुतबर्रिक ख्याल करते थे। यहाँ जानवरों की परस्तिश का भी रवाज था। जानवरों में बैल, शेर, हाथी, गेंडे की तस्वीर भी मिली हैं। हड़प्पा में कारोबारी ज़िंदगी एक बाकायदा निज़ाम के तहत चलाया जाता था। वज़न और नाप तोल दुरुस्त और मेयारी रखने पर जोर दिया गया था। सफाई करने वाले मुलाजिम गलियों और रास्तों को साफ रखते थे। इस शहर की मनसूबाबंदी से अंदाज़ा होता है कि शहर के ऊपर वाले हिस्से में उमरा रहते थे। इनके घर बड़े होते थे। मुलाजमों के लिए अलग कमरे बने होते थे। लोगों की अक्सरियत गरीब थी। ये शहर के निचले हिस्से में छोटे मकानों में रहते थे। मर्दों और औरतों के दरमियान काम तकसीम किए गए थे। औरतें आटा पीसती, कपड़ा तैयार करती, मवेशियों की देखभाल करती, जबकि मर्दों का पेशा काश्तकारी, तिजारत और सन्नतकारी था। कुछ घरों से कपड़ा बुनने की खड़ियाँ भी मिली हैं जिससे जाहिर होता है कि कपड़ा बुनना भी इनका पेशा था। मिट्टी की मूर्तियाँ पर और इन पर बने कपड़ों के नकोश कपड़ा बनाने की सन्नत का पता देते हैं। औरतें आराइश और बनाव श्रृंगार के लिए हार, मालाएँ और चूड़ियाँ पहनती थी। हड़प्पा के लोग पढ़ लिख सकते थे। इनका रस्मुल ख़त दिलचस्प और पेचीदा था। इस अहद में लिखने का एक निज़ाम बनाया गया जिसमें तकरीबन 400 इलामात थी। इसे ताजिर, फ़ौजी, सियासी अफराद इस्तेमाल करते थे। आसार कदीमा के माहिरीन अभी तक इन इलामात की मानी तलाश नहीं कर पाए। बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि ये तहरीरें एक से ज़्यादा ज़ुबानों पर मुश्तमिल हैं। जब तक कोई माहिर इस तहज़ीब के रस्मुल ख़त और अल्फाज पढ़ नहीं लेता इस वक्त तक इस तहज़ीब के कई गोशे छुपे रहेंगे। हड़प्पा की सरजमीन ज़रखेज़ थी। इसकी मईशत का इंसार ज़राअत और तजारत पर था। इस तहज़ीब की अक्सरियत काश्तकारों पर मुश्तमिल थी। मौसम बारिशों की वजह से यहाँ खूब फसलें उगती थी। यहाँ की फसलों के जो आसार मिले हैं उनकी बुनियाद पर कहा जा सकता है कि गेहूँ, बाजरा, जौ, दालें, कपास और चावल यहाँ पैदा होते होंगे। शहरों की खुदाई से मिलने वाले हथियारों की तादाद से अंदाज़ा होता है कि यहाँ के लोग पुरअमन ज़िंदगी बसर करते होंगे। इनके हथियारों का इस्तेमाल शिकार के लिए किया जाता होगा। मवेशी इनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा थे। बैल इनके नज़दीक अहम तरीन जानवर था। बैल की तस्वीर वाली बेशुमार मोहरें और खिलौने भी हड़प्पा के खंडरात से बरामद हुई हैं। शहर के खंडरात के आसार बताते हैं कि ये लोग फ़न तामीर से अच्छी तरह आशना थे। कारीगर इनके बनाने और इन्हें पकाने के फ़न से वाकिफ़ थे। मकामात की बुनियादें गहरी और मजबूत बनाते। मकामात की तामीर में पुख्ता ईंटें इस्तेमाल करते। हर घर में गुस्लखाना मौजूद होता था। मकानों में रोशनी और हवा का भी माकूल बंदोबस्त किया जाता था। गंदे पानी के निकास का उम्दा इंतज़ाम था। कदीम दौर में कोई भी शहर ऐसा नहीं था जहाँ निकासी आब का इतना बेहतर इंतज़ाम और सहूलियात मौजूद हुई हों। लगता है आजकल के निकासी आब का निज़ाम इसी दौर की नकल है। आहिस्ता आहिस्ता इस शहर का ज़वाल होना शुरू हो गया। बाज़ माहिरीन का ख्याल में खुश साली इसकी वजह बनी और बाज़ के नज़दीक कुदरती आफात। बहरहाल वजह जो भी थी आखिरकार ये तहज़ीब ख़त्म होकर रह गई। हड़प्पा न सिर्फ पाकिस्तान का तारीख़ी मुकाम है बल्कि आलमी सकाफ़ती विरसे का हिस्सा भी है। ज़िंदा कौमें अपनी तहज़ीब और सकाफ़त की वजह से पहचानी जाती हैं। हमें चाहिए कि अपने सकाफ़ती विरसे की हिफाजत करें। जी, ये था आप लोगों का सबक नंबर 18 जो कि मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। जी, अब हम करेंगे सबक नंबर 19 जो कि है हुस्न सलूक, कि हम लोगों को सबके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। इस बारे में हम पढ़ेंगे। तलफ़ुज़ से पहले सीखेंगे। शानदार, ऐशो आराम, मोहलिक, बेजा, इश्तहार, बेनाई। ज़फ़र के अब्बा जान एक दफ्तर में बड़े अफसर थे। वो एक शानदार मकान में पुरसुकून ज़िंदगी बसर कर रहे थे। ज़फ़र इनका इकलौता बेटा था। उसे हर तरह का ऐशो आराम हासिल था। आमतौर पर माँ बाप का भेजा लाड प्यार बच्चों की आदतें बिगाड़ देता है। वो ज़िद्दी और मगरूर बन जाते हैं, लेकिन ज़फ़र ऐसा ना था। वो हर लिहाज से एक अच्छा बच्चा था। इसकी वजह ये थी कि इसके माँ बाप बहुत नेक दिल और मेहरबान थे। अपने बेटी की तालीम और तरबियत पर ख़ुसूसी तवज्जो देते थे। ज़फ़र के करीब एक कच्ची आबादी थी। वो इस कच्ची आबादी के पास से गुजर कर स्कूल जाता था। कच्ची आबादी के बच्चों के पास ना खिलौने होते, ना साफ़ सुथरे कपड़े। वैसे तो ज़फ़र को इस बस्ती के सभी बच्चों के साथ हमदर्दी थी, मगर आबिद की हालत से उसने उसे बेचैन कर रखा था। इसकी वजह यह थी कि गरीब होने के साथ साथ ना बीना भी था। सिर्फ 2 बरस की उम्र में एक मौलिक बीमारी की वजह से इसकी आंखों की बेनाई ख़त्म हो गई। अब इसकी उम्र 11 बरस के करीब थी और वो टटोल कर चलता था। जब इसके साथी खेल कूद में मसरूफ़ होते तो एक तरफ बैठे अपनी हाथों की उंगलियां चटकाता रहता। ज़फ़र जब भी इसे देखता तो थोड़ी देर इसके पास रुक जाता, हमदर्दाना लहजे में इसका हाल अहवाल पूछता। एक दिन ज़फ़र ने अपनी उर्दू की किताब में सफ़ेद छड़ी के बारे में पढ़ा जो आंखों से महरूम लोगों के पास होती है। नाबीना लोगों
के हाथ में मजबूत छड़ी देखकर दूसरे लोग सड़क पार करने या रास्ता तय करने में इनकी मदद करते हैं। ज़फ़र के दिल में ये ख्याल आया कि क्या ये अच्छा हो जो एक सफ़ेद छड़ी आबिद को भी मिल जाए। वो इस बात पर कई दिन तक गौर करता रहा। फिर उसने अज़्म किया कि वो अपनी जेब खर्चे में से पैसे बचाकर आबिद के लिए एक सफ़ेद छड़ी ज़रूर खरीदेगा। अगले दिन इसके चाचा जान कोयटा से लाहौर आए। ज़फ़र की तालीम में नुमाया कारकर्दगी का हाल सुनकर 1000 रुपये का नोट इनाम खरीद कर आबिद को दे दे। आबिद को छड़ी देने के बाद ज़फ़र को ऐसी खुशी का एहसास हुआ जो इससे पहले उसे कभी नहीं हुआ था। दूसरी तरफ आबिद भी छड़ी पाकर बहुत खुश था। ज़फ़र के अब्बा जान तबादला लाहौर से इस्लामाबाद हो गया। तब ज़फ़र भी इनके साथ चला गया। फिर ज़फ़र के अब्बा जान का तबादला जिस शहर में होता ज़फ़र भी इनके साथ साथ जाता। यूँ वो मुख्तलिफ़ शहरों के स्कूल में पढ़ता रहा, नए नए दोस्त बनाता रहा। गुज़रने के साथ लाहौर की वो कच्ची आबादी में रहने वाला आबिद इसे याद ही ना रहा। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद वो कोशिश कर रहा था कि किसी अच्छे दफ्तर में मुलाजमत कर ले। एक दिन ज़फ़र ने एक बार में इश्तिहार देखकर दरख्वास्त दी। कुछ दिन बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इंटरव्यू के लिए ज़फ़र कमरे में दाखिल हुआ तो देखा एक खूबसूरत और बारुख़ नौजवान एक बड़ी सी मेज़ के पीछे घूमने वाली कुर्सी पर बैठा है। जब ज़फ़र ने उस नौजवान को गौर से देखा तो बोला, अगर मैं गलती पर नहीं तो आपका नाम आबिद है। उसने कहा, हाँ, मैं सर हिलाया और कहने लगा, आप मुझे कैसे जानते हैं? ज़फ़र बोला, बहुत अरसा पहले मैं लाहौर में रहता था, मेरा नाम ज़फ़र है। ये सुनकर वो नौजवान फ़ौरन खड़ा हो गया, ज़फ़र से गले मिला। नौजवान आबिद ही था। इसने ज़फ़र को अपनी कहानी सुनाई। मैं तुम्हारी दी हुई छड़ी के लिए सड़क पार कर रहा था, एक खातून ने मुझे रोक लिया, मेरे साथ घर तक आई। अब्बा जान से बात करने के बाद मुझे अपने साथ ले गई। वो खातून एक स्कूल की प्रिंसिपल थी जहाँ नाबीना बच्चों को तालीम दी जाती थी। उन्होंने मुझे स्कूल में दाखिल कर लिया और मैं खूब दिल लगा कर पढ़ने लगा। वो बोल रहा था। कुछ अर्से बाद एक डॉक्टर साहब हमारे स्कूल में आए। प्रिंसिपल साहब की इजाज़त के साथ मुझे अपने साथ अस्पताल ले गए। उन्होंने मेरी आंखों का इलाज किया। इस तरह मेरी बनाई वापस आ गई। ज़फ़र आबिद की रोदात सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की शान बहुत बुलंद है। हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक सफ़ेद छड़ी दी है, यानी नेकी का रास्ते पर चलने की सोच। जो भी इस राह पर चलेगा फ़ायदा में रहेगा। दोनों इस बात पर खुश थे कि नेकी के छोटे छोटे कामों से बड़ी तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं। दोनों ने मिलकर इसी तरह दूसरों की मदद जारी रखने का फ़ैसला किया। जी, इसी के साथ हमारे सबक नंबर 19 कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को उम्मीद है इसकी भी पढ़ाई बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।